नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम धान की खेती के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। आज की क्लास के मेजर पॉइंट्स ये रहने वाले हैं। इनमें हम जैसे डिस्कस करेंगे कि धान का महत्व एवं उपयोग तथा बीज दर एवं प्रजातियां, प्रति हेक्टेयर बीज कितना पड़ता है तथा इसकी उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तथा खाद एवं उर्वरक, धान की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कितनी खाद की आवश्यकता होती है, तथा धान की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीट तथा उनके नियंत्रण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि धान की खेती से हमें प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त होती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। समय को नष्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे क्लास की ओर। सबसे पहले हम धान के बारे में जान लेते हैं। धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा होता है तथा इसका कुल यानी फैमिली ग्रेमिनी या फिर आप इसको पोएसी बोल सकते हैं, ये होता है। अब क्लास के शुरुआत में ही हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे साबित होंगे। जो लोग यूपी SSSC AGTA IBPS AFO मेंस FCI तथा इफ़को क्रप्को आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। श्री विधि, धान की पौध तैयार करने की श्री विधि का आविष्कार फादर हेनरी डी लॉलिने ने 1983 में मेडागास्कर में किया था, तथा श्री यानी SRI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। इसका आविष्कार फादर हेनरी डी लॉलिने ने किया था तथा इसका प्रमुख रूप से उपयोग एशिया तथा अफ्रीका आदि में किया जाता है, तथा इसका उपयोग भारत में भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल और केरल, इन राज्यों में बड़े पैमाने पर इस तरीके से धान की पौध तैयार की जाती है। तथा कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि श्री विधि का आविष्कार किसने किया था, तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर में फादर हेनरी डी लॉलिने ने 1983 में किया था। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। धान की पौध उगाने की डेपोंग विधि फिलीपींस में प्रचलित है तथा फिलीपींस से ही इसका आविष्कार हुआ है, फिलीपींस से ही इसका उपयोग होना शुरू हुआ है। तथा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन किया जाता है अन्य राज्यों की भांति। नंबर 4 पॉइंट की बात करें अगर, तो धान की खेती में चीन का भारत के बाद प्रथम स्थान है, यानी भारत दूसरे स्थान पर है। तथा 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो भारतीय राज्यों में जो तमिलनाडु राज्य है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। नंबर 6 पॉइंट, अगर क्षेत्रीय रूप से देखें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि क्षेत्रीय रूप से किस जिले या फिर किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। और 7 नंबर पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, गोल्डन राइस। ये चावल की एक प्रजाति है, इसमें विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे गोल्डन राइस को विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 8, चावल के पुष्प क्रम को पेनिकल कहा जाता है। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है कि चावल के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है, तो आपका यह आंसर हो जाएगा पेनिकल। तथा पॉइंट नंबर 9 देखते हैं तो इसमें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ओडिशा में है तथा इसका इस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुआ था ICR के अंतर्गत। अब ये क्लास का 10वां इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और
नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI, यह फिलीपींस में है तथा इसका एस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। फिलीपींस से ही धान की पौध तैयार करने की डेपोंग विधि का प्रचलन शुरू हुआ। अब हम धान की खेती के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि धान की खेती कैसे की जाती है वैज्ञानिक तरीके से। तो इसके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंस एंड यूज़। धान का हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा क्या उपयोग है। तो सबसे पहला पॉइंट है धान विश्व की सबसे महत्वपूर्ण अन्न वाली फसल है। जो अन्य फसलें होती हैं उनकी अपेक्षा धान एक सबसे महत्वपूर्ण फसल है तथा भारत में आधे से अधिक जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल ही है। जो भारत की जनसंख्या है उसमें आधे से ज़्यादा लोगों का भोजन, जो प्रिय भोजन है, वो चावल ही है। चावल को लोग बड़े चाव से खाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर यानी 75% भाग पर धान की खेती की जाती है तथा चावल का प्रयोग शुभ अवसरों पर भी किया जाता है। अक्षत के रूप में जो लोग शादी उदी में गए होंगे उनको पता होगा कि शुभ अवसरों पर यही शुभ अवसर होते हैं, तो उनका चावल का प्रयोग शादी में या अन्य जो कार्य होते हैं जो शुभ होते हैं उनमें अक्षत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह भी इसका प्रमुख उपयोग है। तथा अगर हम बात करें चावल में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की, तो चावल में 7.7% प्रोटीन पाई जाती है तथा 72.5% स्टार्च यानी स्टार्च की मात्रा इसमें सबसे अधिक पाई जाती है तथा 2.2% वसा भी इसमें पाई जाती है और इसके साथ ही 11.8% सेल्यूलोज भी पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं ये सब। अब हम डिस्कस करेंगे चावल के ओरिजिन प्लेस की यानी इसका उत्पत्ति स्थान। चावल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो डी कैंडोल के अनुसार अगर देखें तो चावल की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई है तथा बेवलॉग के अनुसार अगर देखें तो चावल का उत्पत्ति स्थान भारत एवं बर्मा यानी म्यांमार को माना जाता है। ये इसके उत्पत्ति स्थान माने गए हैं। एरिया एंड प्रोडक्शन। भारत तथा विश्व में चावल की खेती का क्षेत्रफल क्या है तथा इसका उत्पादन क्या है। तो विश्व में लगभग 90% उत्पादन एवं उपयोग एशियाई देशों में होता है तथा चावल का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार तथा जापान, ये देश ऐसे हैं इसमें मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। और अगर भारत में हम देखें तो मुख्य रूप से चावल की खेती पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, इन राज्यों में चावल की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि विश्व में चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आप आंसर कर सकते हैं चीन तथा दूसरे नंबर पर भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तथा अगर भारत में पूछे कि चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, तो भारत में चावल की खेती पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा बिहार राज्यों में की जाती है। क्लाइमेट यानी जलवायु। कोई भी फसल हो उसके लिए जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि धान की खेती के लिए नमी युक्त गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है तथा इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है तथा इसकी खेती के लिए 125 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। जहाँ पर 125 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर धान की खेती करना उपयुक्त होता है। भूमि यानी सॉइल। कोई भी फसल हो, सॉइल भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है क्योंकि बिना मृदा के, बिना ज़मीन के तो कोई भी फसल या कोई भी खेती संभव नहीं है। तो धान की खेती के लिए जहाँ पर भारी दोमट मृदाएं पाई जाती हैं वहाँ पर इसकी खेती उपयुक्त तरीके से की जा सकती है तथा पर्याप्त जीवांश वाली ऐसी भूमियाँ जिनकी जल धारण क्षमता अधिक हो धान के लिए अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जो सिंचाई बहुत चाहती है यानी जिसकी जल मांग सबसे अधिक होती है। तो अगर जल मांग अधिक है तो वहाँ पर अगर मृदा की जल धारण क्षमता अधिक नहीं होगी तो वहाँ पर फसल अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसीलिए ऐसी मृदाएँ जहाँ जिनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। क्रॉप रोटेशन।
क्रॉप रोटेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखो क्रॉप रोटेशन हमने लिख दिया है, एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये धान की कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, यानी उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनका विकास 2000 में किया गया है। एडीटी 44, सूर्या, राशि, शताब्दी, वसुंधरा, पंचमी, पवित्र, उमा, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत ही उन्नतशील हैं धान की खेती के लिए, तथा इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये धान की कुछ शीघ्र यानी जल्दी पकने वाली वैरायटीज़ हैं, जैसे गोविंद। तो गोविंद एक ऐसी प्रजाति है जो 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा इसकी उपज 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है तथा यह जीवाणु, झुलसा एवं झोंका रोग रोधी किस्म है तथा इसे सिंचित व असिंचित दोनों दिशाओं में उगाया जा सकता है। मनहर एक ऐसी प्रजाति है जो 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है तथा इससे भी गोविंद की भांति 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है तथा यह भी जीवाणु, झुलसा रोधी किस्म है। रत्ना भी 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा इससे भी 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है तथा यह सूखा एवं तना छेदक सहनशील प्रजाति है। पंत धान 12, यह 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है तथा इससे 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है तथा यह एक महत्वपूर्ण किस्म है। यह जीवाणु, झुलसा, धब्बा रोग तथा भूरे फुदकों के लिए मध्यम रोगी किस्म है। ये थी कुछ शीघ्र पकने वाली किस्में तथा ये हैं मध्यम तथा देर से पकने वाली किस्में। अजय, यह 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा इससे भी 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है तथा यह भी जीवाणु, झुलसा अवरोधी किस्म है। सरयू 52, यह 130 से 135 दिन में पककर तैयार होने वाली 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने वाली ऐसी किस्म है जो झुलसा अवरोधी है। पूसा 169, यह 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज इससे प्राप्त हो जाती है। पंत धान 4, यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार होने वाली 55 से 60 कुंटल उपज देने वाली झुलसा, धब्बा रोग एवं झोंका रोग अवरोधी किस्म है। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं तथा हम डिस्कस करेंगे देर से पकने वाली किस्में, जो लेट वैरायटीज होती हैं उनके बारे में। देर से पकने वाला वैरायटी मासूरी, यह 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा इससे 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है तथा इस प्रजाति की सबसे खास बात यह है कि यह 45 सेंटीमीटर तक गहरे पानी में भी आसानी से उगाई जा सकती है। टाइप 9 150 से 155 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है तथा इससे उपज 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है तथा यह तना छेदक सहनशील किस्म है। सुगंधित किस्में, धान की ये कुछ सुगंधित किस्में हैं जिनके चावल से खुशबू आती रहती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पूसा बासमती से। पूसा बासमती 135 से 140 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है तथा इसे 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। तथा कस्तूरी एक ऐसी प्रजाति है जो 115 से 125 दिन में पककर तैयार होती है तथा 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है एवं जीवाणु, झुलसा एवं झोंका रोग सहनशील किस्म है। यह पूसा बासमती एक ऐसी किस्म है जो 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज भी देती है। बासमती 370, यह भी 135 से 140 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है तथा इससे उपज कम होती है, 22 से 25 कुंटल उपज प्राप्त होती है तथा यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए किस्म महत्वपूर्ण है। पूसा सुगंधा 4,
पूसा सुगंधा 4 115 से 120 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है तथा इसे उपज सबसे अधिक प्राप्त होती है 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर। पूसा सुगंधा 5 पूसा सुगंधा 5 भी 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है तथा इससे भी 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। जहाँ कहीं भी ऊसर भूमियाँ पाई जाती हैं उनके लिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं। ऊसर धान 1 यह 140 से 145 दिन में पककर तैयार होने वाली तथा 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने वाली किस्म है। साकेत 4 एक ऐसी किस्म है जो 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज भी देती है। सोना महासूरी यह 150 से 155 दिन में पककर तैयार होने वाली 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने वाली किस्म है तथा CSR 10 तथा CSR 13 CSR 10 एक ऐसी किस्म है जो 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है तथा 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है तथा CSR 13 यह भी 110 से 115 दिन में पककर तैयार होती है और 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जहां पर अधिक वर्षा होती है या फिर जहां पर अधिक जल की मात्रा पाई जाती है। ऐसी भूमियों के लिए ये कुछ प्रजातियां हैं। जल लहरी यह एक ऐसी प्रजाति है जो 140 से 145 दिन में पककर तैयार होती है तथा 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। यह अधिक पानी भरे क्षेत्रों हेतु पर्याप्त होती है। मधुकर एक ऐसी प्रजाति है जो 145 से 150 दिन में पककर तैयार होती है तथा 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। जलप्रिया एक ऐसी प्रजाति है जो 150 से 160 150 से 160 दिन में पककर तैयार होती है तथा 30 से 35 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर देती है। यह प्रमुख रोगों से सहनशील होती है तथा यह 50 से 100 सेंटीमीटर गहरे पानी है तो उपयोगी साबित होती है। जल निधि यह एक ऐसी किस्म है जो सबसे ज़्यादा समय में तैयार होती है। 180 से 200 दिन में पककर तैयार होती है यह प्रजाति तथा 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। जलमग्न 170 से 200 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है तथा 35 से 40 कुंटल उपज देती है। स्वर्णा एक ऐसी किस्म है जो 160 से 165 दिन में पककर तैयार होने वाली है तथा 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। टाइप 100 यह 155 से 160 दिन में पककर तैयार होने वाली तथा 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है तथा यह 30 से 50 सेंटीमीटर पानी वाले क्षेत्रों में उपयोगी साबित होती है। धान की संकर प्रजातियां हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ पैडी PA 103 यह 2000 में विकसित की गई थी सन 2000 में तथा HRI 120 यह 2001 में तैयार की गई थी तथा पूसा RS 10 ये भी 2001 में तैयार की गई थी। अजय हरियाणा संकर धान 1 राजलक्ष्मी ये सभी 2006 में तैयार की गई थी यानी विकसित की गई थी। संकर धान हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ पैडी PA 103 यह सन 2000 में तैयार की गई थी तथा HRI 120 तथा पूसा RS 10 ये 2001 में तैयार की गई थी तथा अजय हरियाणा संकर धान 1 और राजलक्ष्मी ये 4 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो 2006 में विकसित की गई थी। ये ईयर आप लोग नोट करिए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये वैरायटी कब तैयार की गई थी। अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पैडी कल्टीवेशन यानी धान की खेती के प्रकार। तो पॉइंट नंबर A है, इसमें हम देखेंगे कि धान की पौधरोपाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ट्रांसप्लांटिंग मेथड्स। तो सबसे पहले भीगी विधि, फिर नंबर 2 पे शुष्क विधि, नंबर 3 पे है डेपोंग विधि तथा नंबर 4 पे है श्री विधि, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बताया था आपको। इसके बारे में
आप लोग अगर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं इन चारों विधियों के बारे में डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इन विधियों से धान की पौध कैसे तैयार की जाती है, कितने दिनों में तैयार की जाती है, क्या तरीका है। तो आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो इन चारों विधियों के बारे में डिटेल में एक वीडियो अलग से बना दूंगा। पौध की रोपाई ट्रांसप्लांटिंग। नंबर 1, खेत की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन। किसी भी फसल की बुआई के लिए खेत की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। धान की रोपाई करने से पहले उपरोक्त विधियां जो हमने 4 बताई, उनसे पौध तैयार कर ली जाती है तथा पौध तैयार करने के बाद खेत की तैयारी करते हैं। पौध की रोपाई करने से पहले खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार पडल चला देना चाहिए, जिससे मिट्टी मुलायम और लेह युक्त हो जाए, जिससे बुआई रोपाई करने में आसानी हो। इसके बाद उर्वरकों के मिश्रण को बनाकर खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए तथा जो डिस्क हैरो होता है या फिर पडलर, इससे चलाकर 15 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। नंबर 2 पॉइंट है रोपाई का समय एवं पौध की उम्र, टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एंड एज ऑफ सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग। जो उन्नतशील प्रजातियां होती हैं, उनकी पौध 21 से 25 दिन में रोपाई है तैयार हो जाती है तथा जो देसी एवं देर से पकने वाली प्रजातियां होती हैं, वो 30 से 35 दिन में रोपाई है तैयार हो जाती हैं तथा जो ऊसर भूमियां होती हैं, उसमें कम से कम 35 दिन का पौधा रोपाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है पौध रोपने की दूरी एवं गहराई। क्योंकि पौध रोपाई से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि डेप्थ ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एंड डिस्टेंस, यानी पौध की दूरी क्या होनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी क्या होनी चाहिए। जो साधारण उर्वरा शक्ति वाली जो भूमियाँ होती हैं, उसमें पंक्तियों व पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, यानी 20 से 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी तथा 10 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी। तथा अधिक उर्वरा वाली जो भूमियाँ होती हैं, जहाँ पर उर्वरा शक्ति अधिक होती है, वहाँ पर 20:15 के रेशियो से पौध की रोपाई कर देनी चाहिए, जिससे उपज अच्छी होती है। गैप फिलिंग यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति, यह अन्य फसलों में भी की जाती है। इसमें से प्रमुख रूप से गन्ना है तथा ये धान है। धान की अधिक उपज प्राप्त है तो प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में धान की 500 बालयुक्त पौध होना आवश्यक है। कम से कम 500 पौधे तैयार कर लेने चाहिए, जिससे जब रोपाई की जाए तो रोपाई के बाद में अगर कोई पौधा नष्ट हो जाए या खराब हो जाए या फिर सही से वो जड़ ना पकड़ पाए, तो उस दशा में वहाँ पर जो जगह खाली रह जाती है, जो गैप रह जाती है, उसमें जो 500 पौधे तैयार किए जाते हैं, इसमें से पौधों को वहाँ पर लगा देना चाहिए। इसी को ही रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी गैप फिलिंग कहते हैं। वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंध। किसी भी फसल के लिए सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक जल निकास उचित नहीं होगा, खेत में पानी भरा रहेगा, तो फसल नष्ट हो जाएगी, पौधे गल जाएंगे, जिससे उपज का ह्रास होगा, यानी उपज कम होगी। तो इसके लिए सिंचाई एवं जल निकास का होना आवश्यक है और सिंचाई समय समय पर करना चाहिए। धान की एक ऐसी फसल है जो अधिक सिंचाई चाहती है, जिसकी जल मांग अधिक होती है। तथा अब हम देखेंगे कि धान की पौध लगाने के बाद में सिंचाई का क्या तरीका होना चाहिए। रोपाई के बाद 1 सप्ताह तक कल्ले फूटने, बाली निकलने तथा दाना भरते समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी क्रिया है, पौध तैयार होने के बाद जब कल्ले फूटते हैं, बाली निकलती है तथा बालियों में जब दाना भरता है, तो उस समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है तथा कल्ले निकलने के समय 5 सेंटीमीटर से अधिक पानी भरा नहीं रहना चाहिए। यह फसल के लिए हानिकारक होता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब यह क्रिया चल रही हो, यानी कल्ले निकल रहे हों, तब 5 सेंटीमीटर से अधिक पानी खेत में भरा नहीं रहना चाहिए। खाद एवं उर्वरक, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। धान की खेती में उर्वरकों का प्रयोग हमेशा मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। चाहे धान की फसल हो या अन्य कोई भी फसल हो, मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जिस उर्वरक की या जिस पोषक तत्व की कमी हो, उसी का प्रयोग करना चाहिए। धान के खेत में टॉलिपोथ्रिक्स टेंड्यूट्स नामक नील हरित काई
के प्रयोग से 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की बचत हो जाती है। फिर भी अगर आवश्यकता पड़े तो नाइट्रोजन की 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा तथा फास्फोरस की 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा तथा पोटास की 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा की आवश्यकता होती है। इससे उपज अच्छी होती है। निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण यह हर फसल की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि खरपतवार खेत में जब उग जाते हैं तो फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और उपज कम हो जाती है। इसलिए हर एक फसल में निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण यह एक महत्वपूर्ण क्रिया हो जाती है। जो ऊंची भूमियां हैं उनमें पहली निराई खुरपी या पैडी वीडर आदि यंत्रों की सहायता से लगभग 20 से 25 दिन पर तथा जो दूसरी निराई गुड़ाई होती है वो 40-45 दिन पर कर देनी चाहिए। इससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। उपरोक्त तरीके से हम भौतिक रूप से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं तथा कुछ अन्य तरीका हैं जैसे रासायनिक नियंत्रण खरपतवारों का। तो जो घास कुल के एवं चौड़ी पत्ती वाले दानों के खरपतवार होते हैं उनके नियंत्रण हेतु ब्यूटाक्लोर अथवा मछेटी की 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर रोपाई के 2 से 3 दिन बाद छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं तथा नए खरपतवार उगना बंद हो जाते हैं। मेजर इंसेक्ट्स एंड डिजीजेज ऑफ पैडी एंड देयर कंट्रोल यानी धान के प्रमुख कीट रोग तथा उनका नियंत्रण। धान के प्रमुख कीट गंधी बग यह एक ऐसा कीट है जो धान की उस अवस्था में लगता है जब बालियों में दूध बन रहा होता है, तो उस समय इस कीट के शिशु तथा प्रौढ़ बाली की दूधिया अवस्था में रस चूस लेते हैं, जिससे दाने नहीं बनते हैं तथा इसके उपचार के लिए खेत खरपतवार मुक्त होना चाहिए तथा फूल आने के बाद मेलाथियान की 5% या पेंटोएट की 2% की 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रातःकाल या फिर सायंकाल बुरकाव करना चाहिए, जिससे इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। तना छेदक यानी स्टेम बोरर इस कीट की सूंडियां तने के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तथा अंदर ही अंदर कोशिकाओं को खा जाती हैं तथा पौधे की गोब यानी जो शीर्ष प्रोव होता है उसको सुखा देती हैं। इसके उपचार के लिए कीट के प्राकृतिक शत्रु ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम को 2.5 कार्ड की प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 1 माह बाद 6 बार छोड़ना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण है तो इंडोसल्फान 35 EC की मात्रा उपयुक्त होती है। गाल मिज या नरई कीट इसे बोलते हैं। गाल मिज के प्रयोग से पौधे में बाली नहीं बन पाती तथा प्याज के पत्ती के आकार के रचना बन जाती है, जिसे सिल्वर सूट या ओनियन सूट कहते हैं। इसके उपचार के लिए 5% किल्ले प्रभावित होने पर कार्बोफ्यूरान 3G की 20 किलोग्राम या कार्टाप की 4G की 18.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए, जिससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। पत्ती लपेटक लीफ रोलर इस कीट की सूंडियां पत्ती के दोनों किनारों को जोड़कर नाली नुमा रचना बनाकर पत्ती को अंदर से खा जाती हैं तथा उसमें सफ़ेद दारियां बन जाती हैं। इसके उपचार के लिए इंडोसल्फान 35 EC की 1.25 लीटर मात्रा का 600 से 800 लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। सैनिक कीट आर्मी वॉर्म इसकी सूंडियां दिन में किल्लों में अथवा मिट्टी की दरारों में छिप जाती हैं तथा रात में पत्तियों को अथवा बाली निकलने पर बाली काटकर गिरा देती हैं। इसके उपचार के लिए भी इंडोसल्फान 35 EC की मात्रा का उपयोग करना चाहिए, जिससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। धान की फसल के प्रमुख रोग। धान की फसल का सबसे प्रमुख रोग खैरा रोग है। खैरा रोग के बारे में एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि खैरा रोग किसकी कमी से लगता है या फिर खैरा रोग किस फसल में लगता है तथा इसके उपचार का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं तथा इसके उपचार का तरीका क्या है। तो इसका लक्षण यह है कि यह रोग खेत में जस्ते यानी जिंक की कमी से होता है। जब जिंक की कमी हो जाती है तब इस रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। इसमें मध्य एवं नई पत्तियों का आधार
पहले पीला पड़ता है तथा फिर नोक की तरह बढ़ता है। अधिक कमी की स्थिति में पत्तियों पर अनियमित आकार के कई कत्थई धब्बे दिखाई देते हैं तथा पौधा बौना रह जाता है तथा किल्ले कम निकलते हैं। तथा इसके उपचार के लिए फसल में बुआई से पहले 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट की मात्रा खेत में मिला देनी चाहिए तथा खड़ी फसल में लक्षण दिखाई देने पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट के साथ 2.5 किलोग्राम चूना को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। झोंका रोग, पैडी ब्लास्ट। पत्तियों पर आंख या नाव के आकार के धब्बे बनते हैं जो किनारों पर कत्थई और बच्ची में राख के रंग के होते हैं। गंभीर अवस्था में पुष्पवंतों वालियों तने पर काले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं तथा कभी कभी अचानक महामारी का रूप भी ले लेते हैं। यह एक बहुत ही हानिकारक रोग है धान का तथा बोने से पहले इसके उपचार के लिए बोने से पहले थायराम 1.5 ग्राम तथा कार्बेंडाजिम की 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उपचारित करके पौध तैयार करनी चाहिए जिससे इस रोग का नियंत्रण होता है। जीवाणु झुलसा, बैक्टीरियल ब्लाइट। इसके प्रमुख लक्षण हैं कि इसमें पत्तियां किनारे एवं नोक की ओर से सूखने लगती हैं। सूखे हुए किनारे अनियमित आकार के होते हैं जो पत्ती के मध्य भाग की ओर बढ़ते हैं और पत्तियां सूख जाती हैं। बोने से पहले बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करना चाहिए। धारीदार रोग, इसको जीवाणु धारीदार यानी बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक बोलते हैं। इसमें पत्तियों पर नसों के बीच कत्थई रंग की लंबी लंबी धारियां बन जाती हैं तथा इसका उपचार भी जीवाणु झुलसा की भांति करना चाहिए। शीथ झुलसा, शीथ ब्लाइट। पत्तियों के शीथ पर अनियमित आकार के हल्के पीले धब्बे बनते हैं जो किनारे पर भूरे रंग के हो जाते हैं तथा इसके उपचार के लिए 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम प्रयोग करना चाहिए जिससे इस रोग का नियंत्रण हो सके। अब अंत में हम बात करेंगे इसकी उपज के बारे में। अगर उपरोक्त तरीके से इसकी खेती की जाए तो जो नवीन बोनी किस्में होती हैं उनसे औसतन 40 से 50 कुंटल धान प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है तथा जो देसी किस्में होती हैं उनका अच्छी प्रकार से उपयोग किए जाने पर 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है तथा धान में औसतन 60 to 65% तक चावल प्राप्त होता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि धान में कितने % चावल प्राप्त होता है, तो 60 to 65% धान में चावल प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें तथा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले भी देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको एग्रीकल्चर के क्विज़ेज मिलेंगे, बेस्ट और टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे तथा हमें फेसबुक पेज पे फॉलो करें आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें तथा अगर किसी अन्य एग्रीकल्चर के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर वीडियो बना देंगे। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। वैकेंसी तो आती जाती रहेंगी और अपनी तैयारी करते रहें, किसी न किसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बस मेहनत करते रहिए, पूरी ईमानदारी से अपना 100% दीजिए। ओके, बस इसी बात के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।